नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी देंगे आपको। लखनऊ बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दिया है। दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों का इसमें ऐलान है। 85 सीट के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। कन्नौज से असीम अरुण को दावेदारी पेश करने का मौका, तो अदिति सिंह को रायबरेली सदर से टिकट थमाया गया है। लिस्ट में 15 महिला प्रत्याशियों को शामिल किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सूबे की सियासत से जुड़ी हुई बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और तीसरी लिस्ट में तीसरे और चौथे चरण को तरजीह दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों और नामों के साथ। हाथरस के अजा से आपको बता दें कि हाथरस से श्रीमती अंजुला माहौर को मौका मिला है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, सिकंदराव से बीरेंद्र सिंह राणा, इसी तरीके से तमाम लोगों को अवसर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, तीसरी सूची जारी हुई है। तीसरे और चौथे चरण को फोकस में रखा गया है और सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान जा रहा है लोगों का, वो नाम अदिति सिंह का है, रायबरेली। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। भाजपा लगातार उन चुनिंदा नामों को, उन चुनिंदा जो लोकप्रिय हैं या फिर जिन पर फोकस भाजपा कर रही थी, अदिति सिंह का आपने नाम लिया। रायबरेली से अदिति सिंह उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है। क्योंकि लगातार कांग्रेस में रहकर भाजपा का समर्थन अदिति सिंह कर रही थी। जमीनी नेता है, लोकप्रिय नेता है, वहां उनकी अच्छी पकड़ है। शायद इसी वजह से भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। दूसरा, असीम अरुण की बात करेंगे, जो कानपुर में अभी कमिश्नर थे, बीआरएस लेकर भाजपा में शामिल हुए। मैनपुरी से टिकट दिया गया है। विधुना की बात करना चाहूंगा पूजा, क्योंकि विधुना में विजय साक्य, जो भाजपा से बगावती तेवर अपनाकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनकी बेटी रिया साक्य को भाजपा ने टिकट दिया है। यानी कहीं न कहीं विधुना की जो भाजपा जो वर्तमान जो प्रसीड थी, जो भाजपा की विधायक थे विजय साक्य, वो हालांकि समाजवादी पार्टी में है। कहीं न कहीं भाजपा अब उस सीट को फंसाकर कोशिश करेगी। भाजपा दोबारा उस सीट पर उनकी जो विजय साक्य की जो बेटी है रिया साक्य को वहां से टिकट की दावेदारी दी गई है। ऐसे तमाम जो नाम हैं, हरदोई की बात करें तो एक सीट को छोड़कर, संडीला सीट को, बाकी सभी प्रत्याशियों को भाजपा ने रिपीट कर दिया है। विधुना का जिक्र एक बार फिर से अनूप हम करेंगे। विधुना का जिक्र आप भी कर रहे हैं और जनता को भी ये जानना समझना जरूरी है। जिस तरीके से पिता जो है वो समाजवादी पार्टी में है, बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, कहीं ना कहीं सीट को फंसाने की कवायद नजर आती है। जनता कंफ्यूज होगी इससे। देखिए, जनता तो कंफ्यूज होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विजय साक्य को लेकर या फिर वहां पर जो विकास को लेकर जो बातें हुई थी, हालांकि बीजेपी ने एक बार दांव खेला है, क्योंकि उनके परिवार से, क्योंकि उनकी जो जमीनी पकड़ थी, कहीं ना कहीं उस पर कहीं फोकस मारा है। अब जो देखना ही होगा, क्योंकि वो सीट में पारिवारिक विवाद भी चल रहा था। ये जिस तरीके से रिया साक्य का एक वीडियो वायरल हुआ था कि उनके पिता जो है लकवा के पेशेंट है, उनको जबरदस्ती यहाँ से अगवा किया गया था। ये सब तमाम चीजें हैं विधुना के सीट पे हो चुकी हैं। विधुना से एक और प्रत्याशी अभी बीच में मैदान में आए थे, मुलायम सिंह के जो साड़ू हैं प्रमोद गुप्ता, वो भी विधुना से पूर्व विधायक हैं। लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे उनको विधुना से सीट मिले। अब तमाम जो चीजें हैं, ये सब जो प्रमोद तिवारी रिया साक्य की जो मदद करेंगे, साथ ही साथ वो भी उम्मीद करेंगे वो भाजपा कहीं से उनको भी टिकट दे। तो लगातार ये कहा जा सकता है पूजा की केंद्रीय नेतृत्व की जो कोर कमेटी की बैठक है, वो चाहे घटक दल है, उनको और ये जो लिस्ट 85 सीटों की जो लिस्ट सामने आई है, ये बता रही है कि मैराथन बैठक यूं ही नहीं हुई है, बल्कि इसमें हर एक पक्ष का निचोड़ या यूं कहें कि तोड़ निकालने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा उत्तर प्रदेश नए कलेवर में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा उत्तर प्रदेश का नया नारा और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही भाजपा उत्तर प्रदेश ने मुख्यालय के नए मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। उनके साथ भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सरकार के कामकाज को गिनाते हुए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भगवा लहराने की बात कही है।
गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे। बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहा था सो करके दिखाया। योगी सरकार आने के बाद राज्य के अंदर गुंडागर्दी समाप्त हुआ। जो खुलेआम बेटियों को उठा ले जाते थे, स्कूटी छुड़ा लेते थे और कोई पुरसा नहीं रहता था। दरोगा एक रिपोर्ट दर्ज कर लिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो शाम तक छूट जाता था, लखनऊ से पहुंच जाता था। आज मैं कह सकता हूं मित्रों, आदरणीय योगी सरकार में 12 बजे रात में भी बेटी किसी रेस्टोरेंट से भोजन नाश्ता करके या विवाह से किसी विवाह समारोह से अपने घर जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई छेड़ेगा नहीं, यदि छेड़ेगा तो मरेगा। ये योगी सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तीसरी सूची जारी कर दी। इसके साथ ही 15 स्टार प्रचारक भी मैदान में उतारे गए हैं। तीसरी सूची में 33 प्रत्याशियों के नाम हैं। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर में पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रत्याशियों की लिस्ट में एक पूर्व आईएएस, 2 पीएचडी होल्डर्स, 9 पोस्ट ग्रेजुएट, 13 ग्रेजुएट शामिल किए गए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हमारी प्राथमिकता सुयोग्य कैंडिडेट देने की है। राजनीति में जो ये धारणा बना ली गई है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, राजनीति तो सिर्फ बुरे लोगों का काम रह गई है, राजनीति में तो सिर्फ धनबल और बाहुबल के लोग ही आएंगे, ये जो धारणा लोकतंत्र के इस पावन पर्व में चुनाव में हिस्सेदारी के लिए बनाई जाती है, इस धारणा को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस लगातार चुनावी विधान से या यूं कहें कि भर्ती विधान से चुनावी निदान निकालने की कोशिश कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र जारी किया है। राहुल गांधी ने यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि इसे युवाओं से बात करते हुए तैयार किया गया। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है, हम रोजगार कैसे दिलाएंगे, ये घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। कांग्रेस नेता ने बताया कि 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। सच्चाई देश को दिख रही है कि ये क्यों हो रहा है। यूपी के युवाओं को नए विजन की जरूरत है। हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिले जिले में युवाओं से बात की, उनकी समस्याओं को समझा है। आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश भर में सरगर्मी बढ़ने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर रख रहे हैं। प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए सपा पर वार किया और कहा, नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे और एटा से सांसद राजवीर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला। राजवीर सिंह ने अखिलेश और जयंत को 5-5 हॉर्स पावर का डबल इंजन बताया। वहीं मोदी और योगी को राजवीर सिंह ने 500 और 1000 हॉर्स पावर का इंजन बताया है। देखिए, जैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए लक्ष्य पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से 300 पास करेंगे। देखिए, प्रभावी हमारे यहाँ विकास का मुद्दा है। हमने जितना विकास उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, बल्कि देश के अंदर किया है, इतना कभी 1947 के बाद कभी नहीं हुआ जो इन 5 सालों में हुआ है। देखिए, एक तो डबल इंजन ये है कि जो 5-5 हॉर्स पावर के इंजन है। हमारे तो अकेले 200 1-1 हजार पावर के इंजन है। तो ये इंजन वाले जो बात कर रहे हैं, इनके पास कोई इंजन नहीं है। ये सब बकवास है। भाजपा के अलावा इस प्रदेश में और इस देश में कोई चारा नहीं है। सब लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा को 300 पार उत्तर प्रदेश में ले जाना है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से अभी तक 10 साल तक की उम्र के बच्चे सबसे कम संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से लेकर के अभी तक के अगर आंकड़े की बात की जाए तो कुल 18,82,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कोरोना से संक्रमित हुए इन लोगों में सबसे कम 2.89% यानी कि 54,390 बच्चे हैं। 11 साल से 20 साल की उम्र तक के अब तक 8.52% किशोर और वयस्क संक्रमित हुए हैं। इस आयु वर्ग के कुल 1,60,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 18,554 नए मरीज मिले, जबकि 19,328 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब रहे। इसी तरीके से अलग अलग जिले में 10 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 2,47,845 सैंपल्स की जांच हुई है। 19,328 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है। इन दिनों चुनावी माहौल है और लाजमी भी है कि तमाम नेता या फिर प्रत्याशी कड़ी मशक्कत से लोगों के बीच जाएं और वोट मांगें। लेकिन मथुरा के बलदेव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश को जनता के बीच जाना भारी पड़ा। उन्हें गांव के ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें लोगों ने बैठने तक को नहीं दिया है। यहां तक कि भाजपा प्रत्याशी के सामने ही ग्रामीणों ने राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये विरोध का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बाकी लड़ाई है तो नाम की लड़ाई है पहाड़ी वो बनावे हम तो यहाँ पर आएंगे, हमारा काम आने का है। हमने काम किया कि भाई हम ऊपर चढ़ के आए। लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद, लोकदल। तो ये मौजूदा तस्वीर आपने देखी। राजनेताओं के लिए ये तस्वीर एक नजीर भी है कि वोट आसानी से मिलने वाला नहीं है। आपको साबित करना पड़ेगा कि क्षेत्र में मौजूदा वक्त में आपने किया क्या है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व राज्य मंत्री और विधायक रही उमा किरण को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर आजाद समाज पार्टी से पुरकाजी विधानसभा सीट का टिकट ले लिया। आजाद समाज पार्टी और सपा का गठबंधन नहीं होने पर आसपा अध्यक्ष ने जिले की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उन्होंने अपनी सूची में पुरकाजी सीट से पूर्व मंत्री उमा किरण को प्रत्याशी घोषित किया। उमा किरण को दूसरे दल से प्रत्याशी बनाए जाने पर सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने उमा किरण को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाते हुए 6 साल के लिए बैरंग का रास्ता दिखाया है, निष्कासित कर दिया है। तो पुरकाजी विधानसभा सीट से टिकट मिलना पूर्व राज्य मंत्री उमा किरण के लिए मुसीबत की तरीके से टूटा और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक देवभूमि का करेंगे। उत्तराखंड चुनाव से पहले हरक सिंह रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि प्रदेश में 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अमित शाह ने कहा था कि दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। बता दें कि बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हरक सिंह रावत ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा कि वो हरीश रावत से 100 बार माफी भी मांगने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार गिराने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी हरक सिंह रावत को वापस पार्टी में शायद शामिल न करें। लेकिन अब सब साफ हो चुका है। हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, पार्टी का हिस्सा हैं और विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के लिए प्रचार के लिए मैदान में उतरते भी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, उनकी पुत्रवधू भी पार्टी का हिस्सा हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस अभी प्रत्याशियों के नामों का जल्द ही ऐलान करने वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा भी करेगी। आपको बता दें कि 60 से ज्यादा टिकट पहले ही फाइनल हो चुके हैं। कुछ सीटों को लेकर के मंथन चल रहा था, लेकिन अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सभी 70 सीटों की घोषणा एक साथ होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में बीजेपी 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जबकि
कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरुआत में तेजी दिखाने के बाद पहली सूची जारी करने में कुछ पिछड़ गई। बताया ये भी जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर सहमति बन चुकी है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर गठित स्क्रीनिंग कमेटी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का एक एक करके इंटरव्यू लेने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। तो अजीत हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अजीत, हरक सिंह रावत और उनकी जो पुत्रवधू हैं अनुकृति गोसाई, वो दोनों ही पार्टी में शामिल हो गए हैं, पार्टी का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन क्या यही एक वजह मानी जाए पिछले 5 दिनों से जिस तरीके की रस्साकसी चल रही है कांग्रेस में, यही एक वजह मानी जाए कि सूची में डिले हुआ है? बिल्कुल, आज की अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो यही है कि हरक सिंह रावत अपने पुत्रवधू के साथ अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। और डिले की अगर बात की जाए तो लगातार प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ रही हैं कि कैसे कब तक जाकर उनके नामों की यहाँ पर घोषणा होगी। और अब किसी भी वक्त उत्तराखंड उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनके टिकटों की यहाँ पर घोषणा हो सकती है। और साफ है कि हरक सिंह रावत को लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा था, लगभग 5 दिन बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई है। और अब कभी भी जब लिस्ट आउट होगी तो उसमें अनुकृति को टिकट मिलेगा या साथ में हरक सिंह रावत भी टिकट के प्रबल दावेदार होंगे। तो ये संभावनाएं बनी हुई है। और जिस तरह की एक रायशुमारी हुई है उत्तराखंड कांग्रेस के टिकटों को लेकर, तो संभावित है कि हरक सिंह रावत और अनुकृति दोनों को ही टिकट दे दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सब कुछ तय होगा टिकट और सीटों के आउट होने के बाद। कब इंतजार है बस कब लिस्ट आउट होती है और कब जाकर जो संभावित दावेदार है वो सामने आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अजीत काम्बोज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जगह किसे मिलेगी, तरजीह किसे मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिना शर्त हरक सिंह रावत वापस आ गए हैं कांग्रेस। पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद और उसके बाद संतों की गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद पर अब निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि धर्म संसद अनादिकाल से चली आ रही है और ये परंपरा है जिसमें धर्म, समाज और देश हित वाले संतों का होना आवश्यक है। जल्द ही वो वरिष्ठ संतों के साथ बैठक पर उक्त मामले पर कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक धर्माचार्य हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि जो नेता या पार्टी सनातन धर्म को बढ़ावा देगी वो उसका समर्थन करेंगे, लेकिन जो नेता या पार्टी देश और समाज सेवा को महत्व देते हुए धर्म का समर्थन करेगा उसी को वोट करना चाहिए। संसद अनादिकाल की परंपरा है। धर्म संसद जो धर्माचार्य हैं उनकी जो सामूहिक गोष्ठी हो उसे धर्म संसद कहते हैं। तो धर्म संसद से देश को और समाज को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो धर्म संसद में जो राष्ट्र हितैषी लोग हैं, धर्म हितैषी लोग हैं, समाज हितैषी लोग हैं, ऐसे धर्माचार्यों का होना अत्यधिक आवश्यक है।